हेलो टीनस्टर्स। है कोई प्रॉब्लम? चाहिए कोई सॉल्यूशन? मिलेंगे सारे सॉल्यूशंस टीनेज टाइम्स पर। अरपा रेडियो का प्रोग्राम टीनेज टाइम्स। हेलो टीनस्टर्स, केम छो? और मैं खुश बेहतरीन मज़ामा। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि भगवान हमारी लाइफ कैसे बैलेंस करते होंगे। अब तुम ही सोचो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं और उन करोड़ों लोगों की करोड़ों अलग अलग जिंदगियां और अलग अलग जिंदगियों की अलग अलग कहानी। किसी की लाइफ में खुशी है तो किसी की लाइफ में गम, किसी की लाइफ बहुत एक्साइटिंग है तो किसी की लाइफ में कोई है ही नहीं। सोचो, अगर किसी दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यानी मेरे और आपके हाथ लग जाए तो कितना डिफ़िकल्ट होगा ना ये। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया एक दिन मम्मी हमारे भरोसे पे किचन छोड़कर जाती है, घर छोड़कर जाती है, तो हम उसमें ही परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ यहाँ से उठाई थी कि वहाँ रखनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ तो वहाँ की है। हे भगवान, कितना कन्फ्यूजन है। इतने छोटे से घर में जब इतने कन्फ्यूजन्स हैं तो इतनी बड़ी दुनिया में कितने कन्फ्यूजन्स होंगे। अच्छा, जहाँ बात लोगों की ज़िंदगियों की आती है तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि हमारी लाइफ रंगमंच की तरह है और हम सब इस रंगमंच में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हैं, जहाँ हमारे पास हर किसी के साथ अलग अलग रोल हैं, जैसे मम्मी बेटी का, पापा बेटे का, या कहीं पे हम फ्रेंड होते हैं, कहीं पे हम किसी के कॉलीग होते हैं और हर जगह पे हमारा अलग अलग रोल होता है। उसी तरह रंगमंच में भी तो अलग अलग रोल, अलग अलग जगह, अलग अलग कहानियाँ होती हैं। खैर, अगर हम अपनी लाइफ को रंगमंच से कंपेयर करें तो रंगमंच और ज़िंदगी में कुछ खास फ़र्क नहीं है। और ये फ़र्क हमें बताने के लिए हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जो बचपन से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रंगमंच पर अपना रंग बिखेरते आए हैं और आज कई जगहों पर एज अ लीड भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का जादू जो है हर दिल में छाप दिया है। तो आइए जानते हैं कुणाल सर से कि कैसा रहा उनका रंगमंच का सफ़र और कैसे उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ से एक आर्टिस्ट की लाइफ में एंटर किया और किस तरह वो उस लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे लिसनर्स के लिए आज हमारे बीच हैं कुणाल भांगे सर। तो हेलो सर। हेलो आदर्श। तो सर, अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल भांगे है। मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। आज मुझे आदर्श ने बुलाया है, वो मुझे आर्टिस्ट कहता है, पता नहीं मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं, लेकिन मैं एक रंगकर्मी हूँ, रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ बहुत समय से। वैसे मेरा रंगमंच और इन सारी चीज़ों के प्रति मेरा लगाव दरअसल इस वजह से आया क्योंकि मेरे पापा भी और उनके साथ चाचा भी बहुत समय से इप्टा के एक सक्रिय रंगकर्मी रहे हैं। दरअसल रंगमंच के अलावा भी मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है जो मैंने अपने इस जीवन में पाया है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ साथ मेरे दोनों बहनों को भी कभी बचपने से कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है। हम लोग को हमेशा से फ्रीडम रही है। ये एक अच्छी चीज़ होती है जब आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। आपको एक्सप्लोरेशन का बहुत, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को कभी अगर बैट नहीं पकड़ने मिलता तो शायद समझ ही नहीं पाते कि वो एक अच्छे बैट्समैन बन पाएंगे आगे चल के फ्यूचर में। तो इस वजह से मेरी मम्मी ने और पापा ने दोनों ही ने मुझे शुरू से ही अलग अलग करिकुलर में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा से आगे रखा है। थिएटर के साथ साथ मैं शुरू में पेंटिंग में भी बहुत मेरी दिलचस्पी रही है। मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए बहुत समय से सीख रहा था। मैं स्विमिंग भी करता था, मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत पार्टिसिपेट किया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे आगे चल के रंगकर्मी ही बनना है या इसी फील्ड में मुझे कुछ काम करना है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से पूरा एक्सप्लोर कर पाया, तब मुझे लगा कि जो चीज़ मेरे लिए बनी हुई है वो है ये कि मैं थिएटर सही से कर सकता हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बचपने से, या मुझे लगता है कोई भी इंसान ऐसे पैदा नहीं होता है कि वो उसको पहले से ही पता हो कि वो क्या करता है। इसलिए मुझे लगता है हर पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सारा फ्रीडम दे, उनको एक्सप्लोर करने का पूरा मौका दे। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का सपोर्ट किसी भी बच्चे के लिए।
अच्छा, ये रिसेंटली आपकी एक फिल्म रेन डांस फिल्म फेस्टिवल लंदन में फीचर हुई, तो सबसे पहले उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और उस फिल्म का नाम है कोसा। तो कोसा क्या है सर, उसके पीछे का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या था वो? कोसा एक फीचर फिल्म है जो कि एक हमारे ही छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक रियल स्टोरी पे बेस्ड एक फिल्म है। कोसा एक 17 साल के लड़के की कहानी है जिसका नाम कोसा मुशाकी है। और कोसा मुशाकी दरअसल जो कैरेक्टर है जिस पे फिल्म बेस्ड है, वो एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। वो अपने क्लास का टॉपर है। वो अपने स्कूल में अभी बहुत होनहार बच्चा है। उसके पापा का बहुत जिम्मेदार बेटा है। उसकी माँ नहीं है, उसकी एक छोटी बहन है, तो वो सारा घर का काम धाम सब कुछ कर लेता है। एक बहुत जिम्मेदार बच्चा है। उसके पापा उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन ऐसे ही अचानक से कोसा बाहर से आ रहा होता है और उसे अचानक रास्ते से एक गाड़ी आकर उठा लेती है। तो पता चलता है कि वो उसे थाने में रखा गया है और बिल्कुल घर वालों को कोई होश नहीं होता है, आस पड़ोस वालों को भी कोई होश नहीं होता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि कोसा को इस चार्ज पे अंदर किया गया है कि वो एक नक्सल कमांडर कोसा जो कि 40 साल का है उसके जैसा दिखने वाला है, और उस शक में उसको अंदर कर लिया जाता है। तो वो कोर्ट ड्रामा है। उसके अलावा बाद फिर बहुत सारे पेशी होती है, उनको बार बार बुलाया जाता है। वो अलग अलग तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वो कोसा नहीं है। उनके स्कूल के टीचर्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर आखिर में वो केस नहीं सॉल्व होता है और आखिर में उसको कोसा का इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये कोसा की कहानी है। कोसा मेरे लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल था ये, और बहुत अचानक से। दरअसल इसके पीछे एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो रहा है शहर पे, क्योंकि एफटीआई की यूनिट थी जो काम कर रही थी यहाँ पर। और जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मोहित प्रियदर्शी, वो भी एफटीआई पास आउट हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी, और ये इनका एक एफटीआई का एक प्रोजेक्ट वर्क था। तो मैं दरअसल उस समय 2017 की बात है ये, जब मैं उस टाइम पे अपने ट्यूशन क्लास में बैठा हुआ था, और अचानक मुझे, जिनके साथ मैं अपने यहाँ के थिएटर ग्रुप जो अग्रज नाट्य दल जिनके साथ मैं काम करता हूँ और बचपने से काम कर रहा हूँ, उनका अचानक से कॉल आया और पता चला कि एक ऐसी टीम आई हुई है जो यहाँ पर ऑडिशन ले रही है। उस वक्त मैं ट्यूशन में बैठा हुआ था, मेरे 12th के एग्ज़ाम्स बहुत करीब थे, तो मेरे टीचर जो थे वो मुझे अलाउ नहीं करते थे। उनको मालूम था कि मैं इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मैं अभी ना जाऊँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। मुझे कॉल आया और बहुत अचानक से ऐसा हुआ कि सर ने मना कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद सर ने बोला कि मुझे 10 मिनट के लिए बाहर जाना है। वो 10 मिनट के लिए बाहर निकले। उस बीच में वहाँ से निकला, 10 मिनट 15 मिनट में जो भी ऑडिशन देखे मैं वापस आया। वो सब हो गया। फिर 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद मुझे कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मेरे साथ साथ मेरे जो गुरु रहे हैं सुनील चिपड़े सर, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, और हम दोनों को पता चला कि हम लोगों को कास्ट किया गया है इस फिल्म में। तो वैसे शुरुआत हुई वहाँ से। फिर हम लोग कोसा की शूटिंग दरअसल 2-3 लोकेशन पे हुई है। छत्तीसगढ़ पे इसकी शूटिंग नहीं हुई है। एमपी में हुई है, उड़ीसा में हुई है, और बिहार में हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने लगभग 2.5 महीने इस फिल्म पे काम किया है। 2.5 महीने हम लोगों की शूटिंग चली है अलग अलग, क्योंकि ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट फिल्म थी, और सच कहूँ तो बहुत रिसोर्सेज का बहुत प्रॉब्लम था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं। रुक रुक के फिल्म काम कर रही थी, लेकिन सबका एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि सारे टीम के यूनिट के सारे एक एक आर्टिस्ट सब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि ये फिल्म वो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और यही हुआ कि सबने पूरा एफर्ट लगाया और अल्टीमेटली फिल्म पूरी बन गई। और अभी पिछले साल ये फिल्म रेन डांस फिल्म फेस्टिवल लंदन में ये प्रीमियर हुई है, और इस साल जनवरी में इसका कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी इसका एक इंडियन प्रीमियर हुआ है, और अगले महीने फरवरी में ये फिल्म केरला फिल्म फेस्टिवल में भी इसका ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ है, तो वो वहाँ पर भी प्रीमियर होगी। कई बार हम जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वहाँ से भी अच्छी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा कि जो चीज़ हम पहली बार करते हैं वो हमको याद रह जाती है। तो आपने पहली बार कब और कहाँ परफॉर्म किया था? अगर उसके पीछे का कोई किस्सा याद हो तो वो भी हमसे शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2007 में पहली बार, हमारे एक डायरेक्टर आए थे कटनी से जिनका नाम था सदात भारती, उनके साथ पहला नाटक मैंने किया था बिलासपुर में ही। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार कर रहा था, मैं के पहले बहुत सारे रिहर्सल्स में जाता था, क्योंकि पापा इप्टा में लगातार काम कर रहे थे, चाचा भी थे। मैं एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ आपको। दरअसल ये उस टाइम की बात है, मैं शायद उस टाइम पे 7-8 साल का रहा हूँगा। तो उस वक्त वैसे तो पापा मम्मी को बहुत ऐसे कम लेके जाते थे रिहर्सल्स में, लेकिन बिलासपुर में ही ये रिहर्सल चल रही थी, और मैं और मेरी मम्मी के साथ हम लोग रिहर्सल पे पहुँचे थे जहाँ पर पापा परफॉर्म कर रहे थे।
तो हम सब एक सर्कल में बैठे हुए थे और पापा अपने एक को आर्टिस्ट के साथ में एक सेंटर पे परफॉर्म कर रहे थे। अब उस टाइम पे मैं छोटा था, मतलब मैं उन्हीं बच्चों में से था जिनके मन में ये सवाल उस टाइम पे पैदा होता था कि ये बॉलीवुड में जो गाने चलते हैं इसमें ये हीरो हीरोइन इतनी जल्दी कपड़ा कैसे चेंज कर लेते हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से था जिसको बहुत ड्रामा और इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो जो कुछ हो रहा था मेरे सामने वो सब मुझको एकदम एकदम रियल लग रहा था। अब वहाँ पर पापा परफॉर्म कर रहे थे। एक जो सीन था उसमें ऐसा था कि पापा एक महिला के साथ हैं और वो एक प्रताड़ना का सीन था। पापा उस महिला की ऐसी चोटी पकड़ के खींच रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं। अब मुझे ये सब सारी चीज़ें एकदम रियल लग रही थी। मैं बिल्कुल शॉक था। पापा ये सब कर रहे हैं वो तो ठीक था, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि ये बाकी लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं इनको, और बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं वो सब तो ठीक था। आज पहली बार मम्मी भी पापा को कुछ नहीं कह रही है। था मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि पापा का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। पापा बहुत पोलाइट नेचर के हैं, घर में भी बहुत काम रहते हैं, कूल रहते हैं, लेकिन वहाँ पर पापा परफॉर्म कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मैं डर गया था उस दिन। और मैं बहुत डरता था जब मम्मी उसके बाद कभी रिहर्सल का नाम लेती थी तो मैं बहुत डरा हुआ सा रहता था, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर जब पापा बताए कि ऐसा कुछ है और वर्कशॉप लगने वाली, पापा ने बताया कि खेल वेल कुछ होंगे, तुमको मुखौटा बनाना सिखाएंगे। एक चीज़ जो मुझे हमेशा से इस तरफ रिहर्सल की तरफ खींचती थी वो थी क्योंकि मैं जिस मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ वो दरअसल बहुत ही सेक्युलर सा मोहल्ला है। वहाँ देश के हर त्यौहार हमारे मोहल्ले में मनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर रिलीजन के लोग मिलते हैं। तो मैं जिस मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जिस कॉलोनी से, वो भी बहुत वहाँ पर मुहर्रम में भी मातम होता है और गणेश चतुर्थी में भी गणेश भगवान के पंडाल लगते हैं। और तो फेस्टिवल्स जहाँ होते हैं वहाँ पर संगीत ना हो ये तो नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए शुरू से ही बाजे गाजे का बड़ा शौक रहा है मुझे, लेकिन मैं हमेशा छत से देखता था इन सारी चीज़ों को। बहुत मन होता था मैं भी बजाऊं कभी, लेकिन ये चीज़ हो पाती नहीं थी। और रिहर्सल में पापा के तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे तो मैं जाके उस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता था। और वहीं मुझे ऐसा था कि हाँ, एक चीज़ थी जो मुझे रिहर्सल में जाने के लिए हमेशा खींचती थी, वो ये था कि उस टाइम पे ढपली पापा के परफॉर्मेंस के रिहर्सल के टाइम पे होती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ढपली बजाने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ थी। इस वजह से फिर मैं रिहर्सल में गया उनके साथ में, और वो दो तीन महीने की रिहर्सल हम लोग समर के टाइम पे वहाँ पर किए थे। और लिटरली वो बहुत बहुत अच्छी थी। और हम लोग लगभग सुबह से जाते थे अपना टिफ़िन लेके, और लगभग 40 बच्चों के साथ हम लोग वर्कशॉप वो कर रहे थे। उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, मुखौटा बनाना, और हम लोगों ने 2 प्ले तैयार किए थे उस टाइम पर। तो वैसे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इप्टा के साथ में थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद फिर मैं अग्रज नाट्य दल में आया। अग्रज नाट्य दल में आके मैं सुनील सर से मिला, योगेश सर से मिला, फिर उनके साथ में काम करना शुरू किया। तो वैसे चलता गया। आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि अगर प्रोसेस में ही मज़ा आए तो अल्टीमेटली हमको काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आपका कोई इंस्पिरेशन है कि किसी को देखकर लगे कि यार इसके जैसा बनना है? सच कहूँ तो मेरा कोई वैसे इंस्पिरेशन नहीं है। कभी भी किसी से कुछ सीखने लायक मिल जाता है तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ उस चीज़ को। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए सीखने के लिए निकाल लेता हूँ। मैं आपके साथ भी अभी बैठा हुआ हूँ तो आपकी सारी बातचीत को मैं एक अनुभव की तरह ले लूँगा, और कभी अपने लाइफ में, ज़रूरी नहीं है आज ही जाके, लेकिन कभी अपने लाइफ में कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो आपकी हो सकती है कोई बात मुझे याद आ जाए और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ या ऐसा। तो वैसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, वो टाइम के साथ बदलते भी रहता है। जैसे मैं अभी जब से मेरा एडमिशन हुआ है हैदराबाद में, तब से मैं कुछ थिएटर प्रैक्टिशनर को पढ़ रहा हूँ, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो वो मुझे ये है कि मेरा एक वो एक्सपीरियंस है, वो मेरा नॉलेज है जो कभी मैं फ्यूचर में यूज़ करूँगा। तो सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। आपने अपने बचपन की बात भी बता दी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बता दिया, तो क्या कॉलेजेस में भी आपका कुछ थिएटर बैकग्राउंड रहा है? और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से फिजिक्स में ग्रेजुएट हूँ। और दरअसल यहाँ एडमिशन लेने का मेरा एक जो बड़ा कारण था वो ये भी था कि मुझे मालूम था कि यूनिवर्सिटी में थिएटर टीम काम करती है, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में अभी बहुत ज़्यादा, छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो थिएटर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर यहाँ आने के बाद मैंने पहले ही साल ऑडिशन दिया अपना और मेरा सिलेक्शन हुआ अर्चिन्स में। फिर मैं अर्चिन्स में लगातार काम करता रहा। 1 साल तक मेरे सीनियर रहे, उन्होंने से बहुत कुछ सिखाया मुझे, और मैंने भी जितना कुछ जो भी मैंने सीखा था उनके साथ में मैंने बांटा। और तो वो बहुत एक फेथ और एक ट्रस्ट पैदा होता है उन सारी चीज़ों से। तो फिर शायद हमारे सीनियर्स को लगा कि आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए, तो उन्होंने आगे की जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना और कोऑर्डिनेटर बनाया। उसके बाद 2 साल मैं अर्चिन्स में कोऑर्डिनेटर रहा। और अर्चिन्स दरअसल वैसे तो शुरुआत अर्चिन्स की 2013 में हुई थी। अर्चिन्स नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत ही रैंडम लोगों का बनाया हुआ एक ग्रुप था, क्योंकि अर्चिन्स का मतलब भी वही होता है, होमलेस चाइल्ड। तो बहुत रैंडम लोग ऐसे ही एक दिन मूड बना के एक थिएटर टीम बनाने का सोचा और उन्होंने बनाया।
तो अब लेकिन अर्चिन्स बहुत बिलासपुर में, और सारे टीम मेंबर्स हमारे इतने अच्छे थे और अभी भी हैं, जो भी वो लोग इतने पोटेंशियल उनका इतना ज़्यादा है, उनने इतना एफर्ट लगाया है, क्योंकि बहुत 2017 और 2016 के पहले अर्चिन्स बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब अर्चिन्स लगातार काम कर रही है। यूनिवर्सिटी के बाहर भी, शहर में भी अर्चिन्स लगातार काम कर रही है। और अभी फ़िलहाल में हाल में ही वो सड़क सुरक्षा माह में भी अर्चिन्स परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा हम लोग बाहर जाके भी, स्टेट के बाहर भी थिएटर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नुक्कड़ कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं। हम लगभग एक साल में हम लोगों ने 25 से 30 प्रोडक्शन हम लोगों ने किए हैं अलग अलग जगहों पे जाके, हम लगातार। और अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने, क्योंकि सब कोई अंदर थे और यूनिवर्सिटी भी बंद थी, तो हम लोग जितने लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने, वो लोग इन्वॉल्व होके शहर के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज पे बाहर जाकर गाँव में जाके परफॉर्म किया हम लोगों ने। और अलग अलग थीम पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। समाज क्या कहेगा हमारा एक बहुत ही रिनोन प्ले है। हैशटैग ऑनलाइन हमारे एक सोशल मीडिया पे बनाया हुआ एक बहुत अच्छा प्ले है जो हम लोग किए हैं परफॉर्म। तो लगातार हम करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि हमारा यूथ आज भी काम कर रहा है अवेयरनेस के लिए थिएटर के फॉर्म में। ये तो हो गई आपकी कॉलेज की बात, और आगे का क्या प्लानिंग है आपका? मतलब आगे कुछ चल रहा है? अभी ग्रेजुएट होने के बाद मेरा एडमिशन मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लिया है, जहाँ से मैं अभी मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स कर रहा हूँ। अभी जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, मुझे लगता है कि मैं आगे चल के थिएटर पढ़ाना पसंद करूँगा, थिएटर डायरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो फिलहाल तो मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ थिएटर आर्ट्स में, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी मैंने पिछले साल अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से वो 0 सेशन हो गया। तो असल फिर मैं अप्लाई करूँगा। तो आगे चल के मुझे थिएटर में ही रहना है, और थिएटर या तो मैं पढ़ाऊँगा या तो मैं करूँगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि अगर आपके लाइफ के ऊपर एक फिल्म बने तो क्या लगता है कि आज के कौन से एक्टर्स आपको प्ले कर सकते हैं? सच कहूँ तो मेरी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बने, वैसे तो बहुत अभी लाइफ तो शुरू ही हुई है, तो बोल नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, तो वैसे बता पाना और जज कर पाना बहुत सही नहीं होगा। लेकिन सही कहूँ तो मेरी लाइफ इतनी आसान और इतनी सरल रही है, एकदम टिपिकल शहर का बदमाश बच्चा जैसा होता है ना, वैसा मैं रहा हूँ हमेशा से। तो मैं बहुत बड़े कोई एक्टर को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप शहर के किसी गली मोहल्ले की कॉलोनी के बड़े शरारती से बदमाश से किसी भी बच्चे को उठा लो तो वो मेरा कैरेक्टर कर लेगा, क्योंकि मेरा बचपना वैसा ही रहा है। अच्छा, और उस मूवी का जॉनर क्या होगा? कॉमेडी, क्राइम? अच्छा। थिएटर या एक्टिंग के अलावा आपको और कुछ हॉबीज़ हैं या क्या करना पसंद है खाली टाइम में? खाली टाइम में मुझे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का बहुत मन होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नए नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट कुछ सीखूं। और वैसे तो बहुत नहीं है, एक बड़ा सा ये है कि आर्टिस्ट लोगों को बुक पढ़ना होता है। मुझे बहुत बुक पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैं अभी आदत डाल रहा हूँ वो कि मैं अलग अलग तरीके की बुक पढूं। और अब हाँ समझ में आ रहा है कि क्यों पढ़ना ज़रूरी भी है। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग और सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा बहुत काम करना पसंद करता हूँ। खाली टाइम पे मैं कुछ अपने पुराने डेटाज उठा के या कुछ भी अपने ही घर में बच्चों का कुछ एक वीडियो छोटा सा बना के शूट करके उसको एडिट करता हूँ। उसमें कुछ अलग तरीके का कोई एलिमेंट डालने का और थोड़ा सा क्रिएटिवली क्रिएट करने का कुछ कोशिश रहता ही है। और उसको वैसे कुछ पब्लिकली ऐसे उसको नहीं करता, उसको अपनी फैमिली ग्रुप में डाल के दिखा रहा हूँ बस। हाँ, मैंने आपकी काफ़ी फ़ोटोज़ भी देखी है जो आपने क्लिक की है। फोटोग्राफी दरअसल मेरे कुछ दोस्त करते हैं, उनके साथ में मैं कभी कैमरा मिल जाता तो करता हूँ। फोटोग्राफी का भी शौक है। तो जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिसेस कैसे करते? ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें आप सिर्फ परफॉर्म करके या स्टेज पे होके ही नहीं, बल्कि आप बहुत कुछ देख के और सुन के भी सीखते हैं। जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं बहुत सारी कुछ आजकल यूट्यूब में बहुत सारे थिएटर प्लेस मिल जाते हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो आपकी एक्टिंग स्किल को इन्हेंस करने पे बहुत सारी काम करती है। बहुत सारे एक्सरसाइजेज है जो मैं अपने थिएटर ग्रुप में कभी सीखा करता था। जब आप घर पे होते हैं तो आप मिरर प्रैक्टिस करते हैं, आप अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। और एक एक्टर की लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिटेशन करे, वो कुछ एक्सरसाइजेस करे, लगातार अपनी बॉडी को फिट रखे, फ्लेक्सिबल रखे, मूवमेंट, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगातार काम करते रहे। और आत्मसात और ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि वो ज़िंदगी भर करता है, वो चाहे स्टेज पे भी हो, चाहे वो ऑफ स्टेज भी हो, या वो घर पे भी बैठा हो। आप लोगों को देख के आप इवन अपने घर पे दादी को काम करते हुए देखते हैं तो भी आप उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। आपने अभी बताया कि पापा भी घर में एक्टिंग करते हैं और थिएटर करते हैं, तो आप जब कैमरे के सामने आए तो क्या डिफरेंस था और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? मैं दरअसल थिएटर में ही परफॉर्म लगातार कर रहा था। जब मुझे फिल्म का पता चला था और ऐसा कुछ हुआ था तो
हम लोगों ने दरअसल कॉल पे बहुत सारी बात तो की हुई थी, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे को बहुत कुछ बताया था और वो मुझे बहुत फ्री छोड़ दिए थे कि तुम अपने हिसाब से इस कैरेक्टर को डेवलप करो। लेकिन मैं तो थिएटर आर्टिस्ट था, हम लोग जब स्टेज पे हम लोग परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान हमारा नहीं जाता है, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब आप कैमरे पे होते हैं तब आप बहुत क्लोजअप होते हैं, आप बहुत क्लोज होते हैं, आपकी एक एक बॉडी की एक एक चीज़ बहुत क्लियर दिखती है, आपके बाल कैसे हैं, आपका फेस कैसा है, आपका पेट निकला है कि कम है, अंदर है, बाहर है, एक एक चीज़ छोटी छोटी दिखती है। तो उतनी तैयारी करके मैं दरअसल अपने शूट पे नहीं जा पाया था। मुझे ये मालूम था कि वहाँ जाने के बाद हम लोगों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ एक वर्कशॉप जैसा होगा जिसमें हम लोगों को कैरेक्टराइजेशन के लिए हम लोगों को एक प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। तो मैं तो दरअसल जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे पता चला था कि मैं तो हीरो हूँ, तो मैं बढ़िया बाल वाल बना के गोरा होके और ऐसे तैयार वैयार बढ़िया होके मैं जब पहुँचा वहाँ, तब दरअसल मोहित सर हमारे जो डायरेक्टर थे वो बड़े आश्चर्य हो गए। बोले नहीं तुम तो 3 महीने पहले तो कुछ और थे, तुम अभी बढ़िया बाल वाल अलग तरीके कटवा के आ गए हो तुम ऐसे। तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। वो 2 हफ्ते बहुत बहुत ख़तरनाक थे, बहुत कड़क ढंग से वो मुझे ट्रीट उस टाइम पे कर रहे थे, मुझे तैयार कर रहे थे। जैसे मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग किसी रेकी पे जाते थे, हम लोग लोकेशन पे जाते थे जब गाड़ी पे, तो क्योंकि उस टाइम मेरा वेट बढ़ गया था और वो चाहते थे कि मैं गाँव का पतला सा बच्चा रहूँ जो ज़्यादातर पेट नहीं निकला हुआ होता है, तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया था। तो वो मुझे ऐसे गाड़ी पे लेके जाते थे और रिटर्न के टाइम पे मुझे वहाँ छोड़ देते थे। तो मैं लगभग 3 से 4 किलोमीटर वापस पैदल आता था और वो पूरा जंगल। तो कई बार रात में ऐसा हुआ है कि मेरे सामने से कोई लोमड़ी गुजर जाती थी। हम लोग जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे डिंडोरी में, चाणा जिस गाँव का नाम था, तो वो 7 टोली से घिरे हुए एक गाँव है। वहाँ पर हम लोगों को ये कह दिया गया था कि आप किसी भी घर में जाके कहीं भी जाके आप उनके घर पे रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको अलाउ करेंगे। वो फिर मैं वहाँ के बच्चों से दोस्त किया, उनके साथ में क्रिकेट खेलने जाना, वो बीड़ी पीने बैठते थे तो उनके साथ बैठ जाता था। लगभग 2 हफ्ता ऐसा रहा कि मैं वहाँ के बच्चों के साथ रह के थोड़ा बहुत ये करता रहा। मैं लगभग 1.5 से 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ स्कूल ड्रेस में रहता था। जिस बकरी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक दिखाया है, उस बकरी के साथ मैं अपना पूरा टाइम रहता था। एक रूम पे मैं और वो होते थे और मेरी स्क्रिप्ट होती थी, मैं तो वैसे मुझे वो तैयार करना चाह रहे थे। और फिर जब माइक के सामने या फिर कैमरे के सामने जब परफॉर्म, तो पता चला कि थिएटर में ज़्यादा हम लाउड हो जाते हैं, हमारा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, या हम बोलते भी हैं तो बड़ा लाउड बोलते हैं, प्रोजेक्शन का भी बहुत प्रॉब्लम आता है। तो मुझे फिर बताया उन्होंने कि नहीं, आपके पास में माइक लगे हुए हैं जो आपके बहुत करीब है, तो आप बहुत धीरे भी बोलेंगे तो आप कैप्चर कर लेगा। और एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताएं कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा लाउड होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपके कैमरा बहुत आपकी क्लोज हो जाता है तो सारे एक्सप्रेशन और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस मुझे नज़र आया। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत मज़ा आया आपसे मिलके और बात करके। और उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स आपको सुन के कुछ सीखने को मिला होगा उनको। तो थैंक यू। थैंक यू आदर्श। तो आज के टीनेज टाइम्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार अगली बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ। हेलो टीनस्टर्स, अरपा रेडियो का प्रोग्राम टीनेज टाइम्स